अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात खेलों के महाकुंभ की कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक के 11वें दिन भारत के लिए कुछ गुड न्यूज आई हैं। पहली गुड न्यूज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दी है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट भी 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच मेंस हॉकी का पहला सेमीफाइनल मैच बस अब से कुछ ही घंटों बाद खेला जाएगा, जिसके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इंतजार है कि भारत जीतेगा इसमें। पेरिस ओलंपिक में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो उनके गांव में जश्न शुरू हो गया। ओलंपिक के 11वें दिन नीरज जेवलिन थ्रो की क्वालिफाइंग राउंड में उतरे और उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका, जो कि नीरज का इस सीजन का बेस्ट थ्रो है। नीरज की इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत और लगन सबसे बड़ी वजह है, जिसकी बदौलत नीरज चोपड़ा इवेंट्स दर इवेंट्स अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते जा रहे हैं। इससे पहले भारत के इस गोल्डन बॉय ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल देश को दिलाया था। अपने स्वर्ण पदक के बचाव में नीरज ने बेहतरीन शुरुआत की और फाइनल में जगह पक्की कर ली। आशीर्वाद था देश का उस बच्चे पर और वो कामयाब हुआ। सारे गांव में और सारे देश में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो हमें अब तक तो काफ़ी ज़्यादा मेडल इकट्ठे करने चाहिए थे, अर्जित करने चाहिए थे, और हम अभी 3 ब्रोंज इकट्ठे कर पाए हैं। तो सभी की आशा थी कि ये अब आने वाला जो टाइम बचा है, इसमें हमारे सारे के सारे खिलाड़ी जितने बाकी बचे हैं, इवेंट बचे हैं, सभी में कि कोई ना कोई मेडल जरूर लेके देश में पहुँचे। बड़ी बात यह है कि नीरज जब फाइनल में ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले 5वें पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनने के इरादे से उतरेंगे। और अगर वो ये खिताब जीतते हैं तो ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे। नीरज का ये फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाला जो 8 तारीख का मैच भी होगा तो उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश का मान रखेगा, हमें ये आशा है। पहले राउंड में ही फाइनल में पहुंचे तो क्या उम्मीद नजर आ रही थी कि ऐसा होगा? जी बिल्कुल, जैसे पहले बात होती थी, पहले भी आपको बोला है कि भाई जैसे उनकी तैयारियां अच्छी थी उनके बोले हुए के अनुसार, और हमें लगा था कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा, और जैसी हमें उम्मीदें थी और देश को उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरा उतरा। नीरज ने ही नहीं बल्कि हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने भी आज देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया। उन्होंने ओलंपिक में अपना दम दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन के पहलवान ओक्साना को 7-5 से हराया, जिसके बाद वो 50 किलोग्राम कुश्ती में सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब वो अपना पदक पक्का करने से सिर्फ 1 जीत दूर हैं। विनेश के घर वालों और रिश्तेदारों को पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर ही लौटेगी। अब की बार मुझे पूरी आशा उम्मीद है जो विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी। और जो जापान की लड़की थी, आज तक ये मैच हारी नहीं है। और ये जो अवार्ड पहली अवार्ड थी विनेश की और जापान की लड़की की, तो ये जो ना गोल्ड मेडल की अवार्ड थी। तो अब मेरे को पूरा विश्वास है भी जो ना विनेश जो ना गोल्ड मेडल लेके आएगी। खुशी की बात है, अपनी बेटी अपने देश के लिए इतनी अच्छी खेल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल लेके आए विनेश। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो महावीर फोगाट जो महिला कुश्ती के हरियाणा के नहीं पूरे देश के जनक रहे हैं कुश्ती, महिला कुश्ती का, जिन्होंने कुश्ती को इस मुकाम पर आया पहुंचा, इनके मार्गदर्शन में पता नहीं कितनी लड़कियां इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अपनी धाक जमा चुकी हैं। विनेश फोगाट ने जिन्होंने का सपना था कि मेरे सारे बच्चे जो मेरे ट्रेंड के ओलंपिक में मेडल लेके आए, आज वो सपने साकार होने जा रहे हैं। हम तमाम ग्रामीण क्षेत्र के जो दादरी जिला, गाँव बलाड़ी, नहीं पूरे देश में आज जो खुशी का माहौल है। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद भारत और जर्मनी के बीच मेंस हॉकी का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम ये मैच जीती तो 44 साल बाद ओलंपिक हॉकी के फाइनल में पहुंचेगी। यानी मेंस हॉकी टीम गोल्ड मेडल से सिर्फ 2 जीत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। खबर ये आई है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वहां अंतरिम सरकार बनने वाली है और माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में शामिल हो सकती हैं, जिनका झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर है। तो ऐसे में शेख हसीना सरकार की विदाई ने भारत की चिंता जरूर बढ़ा दी है और यही वजह है कि आज सरकार की तरफ से भी आनन फानन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और फिर संसद में बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर जानकारी देश के सामने रखी गई। बांग्लादेश में हालात चिंताजनक है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्ता पलट के बाद से इस वक्त भारत में हैं और भारत की सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश में रह रहे करीब 19,000 भारतीय हैं, जिनकी सुरक्षा इस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मंथन इस बात पर भी कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात में भारत की रणनीति क्या होगी। इसलिए आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को हालात की पूरी जानकारी दी। विपक्षी दलों को हालात बताने के बाद संसद में भी विदेश मंत्री ने बयान दिया। We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस समय भारत की सबसे बड़ी चिंता घुसपैठ को लेकर है। इसलिए बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ज्यादा मुस्तैदी है। पूरे बॉर्डर में जो बॉर्डर बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय को टच करता है। सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो असम और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। बहुत सारा जगह पोरस है, यानी कि वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है, पानी है, पहाड़ है, जंगल है, तो फेंसिंग नहीं हो पाई है। उन जगहों पर और जहां पे फेंसिंग हुई है, हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आज यहां पर बीएसएफ के जो डीजी थे दिलजीत सिंह चौधरी, वो खुद आए यहाँ पे। उन्होंने मीटिंग की इसी बिल्डिंग में आला अफसरों के साथ, यहाँ पर सभी के साथ बातचीत की। वहीं बांग्लादेश के तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने भी ढाका जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। उधर बांग्लादेश में एक दिन पहले हुई हिंसा के बाद आज राजधानी ढाका में हालात अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, उनके साथ सेना के जवान भी हैं, मगर उत्पात और उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि इस बीच कुछ राहत देने वाली तस्वीरें भी आई हैं। ढाका में कुछ बाजार खुले हैं, मंगलवार को बड़ी हिंसा की खबरें नहीं आई। इस बीच बांग्लादेश में सेना की मदद से अंतरिम सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। आज खबर है कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वहां अंतरिम सरकार बनने वाली है। चर्चा है कि इस अंतरिम सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में शामिल हो सकती हैं। बांग्लादेश हमारी सरहद के पार है, 4,000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और बहुत अच्छा फ्रेंड था। और ये जो सडन डेवलपमेंट हुई है, इसके चलते तो ये दिख रहा है कि बांग्लादेश सडनली हमारे विरोधी कैंप का मेंबर बन जाएगा, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अनार्की चल रही है इस समय, मॉब वायलेंस है। होपफुली अगले कुछ दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा
उसके बाद किस करवट इंटरिम सरकार और इलेक्शंस का दौर आता है, ये भी हो सकता है आर्मी कहे कि अभी देश में स्टेबिलिटी नहीं, अगले 3 महीने 6 महीने साल भर आर्मी और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है टेक्नोक्रेट्स की, नॉट पॉलिटिशियंस, उनके बेसिस पे सरकार को चलवाए। बांग्लादेश में नई सरकार के सत्ता में आने का सीधा मतलब है कि भारत को नए सिरे से अपनी कूटनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भारत के प्रति रवैये का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जैसी पार्टियों का झुकाव हिंदुस्तान के दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान की ओर ज्यादा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के पीछे आईएसआई और चीन का हाथ हो सकता है। जो फोर्सेस है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जैसे कि आईएसआई है, बांग्लादेश के अंदर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी बड़ी पैमाने पर जीत हुई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जब तक अंतरिम सरकार नहीं बनती और आरक्षण के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक बांग्लादेश में सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोग घर नहीं जाने वाले हैं। पेट्रोपॉल बॉर्डर से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में मुश्किलों की धारा पर हौसले के पुल की। सेना ने अपने जज्बे के भरोसे केदारनाथ के निकट से होकर गुजरने वाली मंदाकिनी नदी पर पुल बांध दिया है और इसकी वजह से रेस्क्यू और राहत कार्यों में बड़ी राहत मिली है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से केदार मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने में हेली सेवाओं की मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में तेज उफान वाली मंदाकिनी नदी पर बने अस्थायी पुल की मदद से ही लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेना की मदद से यहाँ पर एक अस्थायी पुल बना दिया गया है, जिससे फंसे हुए लोगों को एक एक करके वहां से निकाला जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से हेली सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है और इस पुल के जरिए फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू अब किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े मिजाज से लड़ाई जारी है। बाबा भोले के धाम केदारनाथ में फंसे स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं को बचाने के लिए मिशन जिंदगी अंतिम चरण में है। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव का खामियाजा मदद का इंतजार कर रहे लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद ही भारतीय सेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से सेना का हेलीकॉप्टर ज्यादातर समय केदारनाथ धाम में बने हेलीपैड पर खड़ा रहने के लिए मजबूर है। कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई मार्ग से रेस्क्यू संभव नहीं होता देख पैदल मार्ग से ही राहत बचाव के विकल्प तैयार हो रहे हैं। केदारनाथ के पास से बहने वाली मंदाकिनी नदी का शोर भी हौसले पर भारी नहीं पड़ा। भारतीय सेना के वीरों ने मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप की परवाह किए बगैर उस पर लोहे के एक अस्थायी स्ट्रक्चर के जरिए हिम्मत का पुल खड़ा कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी का 6वां दिन है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। भले ही कम संख्या में अब तीर्थ यात्री और स्थानीय लोग फंसे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय सेना की ओर से फंसे हुए तीर्थ यात्री को निकालने के लिए वैकल्पिक पुल बनाया गया है। इस पुल का मकसद अंतिम चरण में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को बगैर नुकसान कामयाब बनाना है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पुल बनाया गया है, इस पुल में दूसरे छोर से एक एक करके यात्रियों को निकाला जा रहा है। दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से SDRF, भारतीय सेना और NDRF के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोई हादसा न हो, यात्रियों को हादसे से बचाया जाए, इसके लिए यहाँ पे जल पुलिस भी तैनात की गई है। 1 अगस्त को भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 150 मीटर से भी ज्यादा हिस्सा पूरी तरह मंदाकिनी नदी में समा गया, जिसकी वजह से सैकड़ों श्रद्धालु केदार धाम और केदार मार्ग पर फंस गए थे।
सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का वो वही हिस्सा है जहां से पूरी आवाजाही बंद हो गई है। लगातार मौसम खराब होने के कारण भी यात्रियों का हेली रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो भी यात्री गौरीकुंड में फंसे हैं या केदारनाथ में फंसे हैं, आज उन्हें पैदल मार्ग के जरिए निकाला जा रहा है। सोनप्रयाग में हाईवे ध्वस्त होने के कारण पिछले 2 दिनों में यहाँ पे 2 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से पुल के जरिए मंदाकिनी नदी पार कराई जाई है और सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग पहुँचाया जा रहा है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ये वही यात्री हैं जो केदारनाथ में फंसे थे और इन्हें पैदल मार्ग से यहाँ तक लाया गया है। अब इस पुल पर एक एक करके यात्रियों को निकाला जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान में मौसम बाधक बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। सुबह से ही पूरी घाटी पैक है। लगातार बारिश होने के कारण हेली रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो अंतिम चरण का रेस्क्यू है वह पैदल मार्ग से ही शुरू होगा। जोशीमठ ब्रिगेड की 418वीं इंजीनियरिंग कोर की पहली टुकड़ी 2 दिन पहले ही सोनप्रयाग पहुंच गई थी, जिसने सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के ऊपर 2 अलग-अलग जगह से पैदल ब्रिज बनाने का काम पूरा किया, जिससे अंतिम चरण में चल रहे राहत और बचाव के काम को रफ्तार मिल रही है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान हेली यात्रा में 25% छूट देने का भी ऐलान किया। छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहां पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। अगर ये मौसम ठीक रहता है तो अगले 1 हफ्ते में पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी और कल से हेली सेवा के माध्यम से बाबा के दर्शन के लिए जो है यहाँ से दर्शन शुरू हो जाएंगे और उसमें 25% की जो है छूट भी करेंगे किराए में हेली सेवा में। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य की तरफ से की जाएगी, राज्य सरकार करेगी। हमारा कुल मिलाकर यही प्रयास है कि जनजीवन जल्दी से जल्दी सामान्य। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग से अब तक 17,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें हेली सर्विसेज से 645 यात्रियों को निकाला गया है। वहीं पैदल मार्ग के अलावा जंगलों में ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, ताकि मुश्किल में कोई फंसा हो तो जल्द से जल्द उसकी मदद की जा सके। सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हमारी सैन्य शक्ति की। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आज आगाज हो गया है। तमिलनाडु के सुल्लूर में आज से तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के वायुवीर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास का पहला चरण 14 अगस्त तक चलेगा। इस मेगा युद्धाभ्यास में 30 देशों की वायुसेनाएं शामिल हो रही हैं। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़ दिखाई दे रहा है। अगले 9 दिनों तक ये जाबाज दुनिया के कई ताकतवर देशों के साथ अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायुसेना पहली बार तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की मेजबानी कर रही है। आज से शुरू हो रहे इस युद्धाभ्यास में 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 10 देश अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ शामिल हो रहे हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2 फेज में पूरा किया जाएगा। युद्धाभ्यास का पहला फेज आज से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो गया। पहला फेज आज से 14 अगस्त तक चलेगा। दूसरा फेज राजस्थान के जोधपुर में होगा। ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में भारत अपने शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई, मिराज,
जैगवार और तेजस फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा ले रही है। पहले चरण में भारतीय नौसेना के MiG-29K एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। वहीं प्रचंड, रुद्र और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी आसमान में अपना दम दिखाएंगे। C-130 हरकुलस, IL-78 जैसे आसमान के बाहुबली भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेंगे। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ दुनिया के तमाम देशों से आए ताकतवर फाइटर जेट्स भी आसमान में अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका का F-16 और A-10, ऑस्ट्रेलिया का F-18, फ्रांस का राफेल, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी का टाइफून, ग्रीस के F-16 जैसे फाइटर जेट्स अपना हुनर दिखाएंगे। पहले चरण में सुलूर में 72 एयरक्राफ्ट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 32 विदेशी विमान और 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। दूसरे चरण में कुल 80 विमान आसमान में हुनर दिखाएंगे, जिनमें से 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। दोनों चरणों में 150 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। ये मेगा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का काम करेगा। तरंग शक्ति में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायुसैनिकों की काबिलियत परखने का मौका भी मिलेगा। ये मित्र देशों के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाने का बेहतरीन मौका है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये सभी देश एकजुट होकर दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।